ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक वर्कशीट जो कि लास्ट 18 अगस्त को पोस्ट हुई थी। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे लास्ट लेक्चर में, बिकॉज हमारा कुछ रहता था कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकी थी प्रॉब्लम्स। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सब लोग अपनी अपनी वर्कशीट अगर आप लोगों के पास हैं तो वो देख लो, अपने पास रख लो, ताकि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सारा, ठीक है, उसको रेफर करना आप लोगों के लिए आसान हो। अब इससे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो पार्ट था वो ये था कि आपने ड्रॉ करना है स्ट्रक्चरल आइसोमर C4H8। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा आपको, और से एमसीक्यू में अगर आता है क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्ट्रक्चरल का है, अब आप सिंपल आप क्या करो कि यहाँ पर पोजीशन आइसोमर बना लो। और पोजीशन आइसोमर बनाना किस तरह से आसान है कि आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को और इससे स्ट्रक्चर ऑफ पोजीशन आइसोमर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर आइसोमर के साथ मेंशन किया हुआ है कि आप पोजीशन आइसोमर्स बनाओ। ठीक है, पोजीशन आइसोमर कैसे बनेंगे कि आपके पास C4 है, C4 का मतलब है कि आपने 4 कार्बन बना लिए। ठीक है, पोजीशन आइसोमर में हम कार्बन चेन को चेंज नहीं करते, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा क्या, सिस स्ट्रैंड्स। अब एग्जिबिट करने का मतलब क्या है कि नहीं होना चाहिए एग्जिबिट, इसका मतलब है एग्जिबिट तब कर सकता है स्टीरियो आइसोमर, ये जो मैट्रिक आइसोमर, जब डबल बॉन्ड के साथ 2 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने वो 2 बनाने हैं चेन आइसोमर जो कि स्टीरियो आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करें, इसका मतलब है उनके सिस स्ट्रैंड्स नहीं बन सके। तो अगर आप ये देखो जो मैंने ऊपर अभी बनाया है स्ट्रक्चर, अगर फॉर एग्जांपल आप इसको देखो तो ये सिस स्ट्रैंड्स एग्जिबिट नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन के साथ 2 सेम चीजें अटैच है। इसका मतलब है इस केस में नो सिस और ट्रांस बनेगा आइसोमर। ठीक है, एक ही हो गया। और चेन का मतलब है मुझे चेन को चेंज करना है। चेन को कैसे चेंज किया कि मैंने 4 की बजाय 3 कार्बन की चेन ले ली, से मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया और ये डबल बॉन्ड कर दिया। अब आप देखो इस केस में भी बिकॉज दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम ग्रुप से अटैच हैं तो इसके स्टीरियो आइसोमर नहीं बन सकते, या इसके सिस और ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आपने ये 2 स्ट्रक्चर्स बनाने थे। आई होप ये समझ आ गया होगा। जो पहला पार्ट था उसमें आपने पोजीशन आइसोमर बनाने थे, दूसरे में आपने चेन आइसोमर बनाने थे, लेकिन ऐसे चेन बनाने थे कि जो स्टीरियो आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करे, मतलब बेसिकली सिस ट्रांस एग्जिबिट नहीं करे। उसके बाद उसे कहा कि गिव द स्ट्रक्चर इन फुल नेम ऑफ अ पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ C4H8। अब आपने स्टीरियो आइसोमर बनाने हैं, बनाने का मतलब है ये दोनों शो नहीं कर सकता, तो कौन शो कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो C वाला पार्ट होगा आपने स्टीरियो आइसोमर बनाने हैं, तो अब ये स्टीरियो आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। अब आप देखो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूंगी जिस तरह मैंने बताया था, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक CH3 अटैच्ड है, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक CH3 अटैच्ड है। ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया सिस ब्यूटूइन। ठीक है, और अगर मुझे इसका ट्रांस बनाना है तो मैंने सिंपली क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, CH3 लगा दिया यहाँ पर, ये CH हो गया, ये CH3 हो गया और ये H हो गया। इस केस में अब ये जो कंपाउंड है ये क्या बन गया? ये बन गया ट्रांस ब्यूटीन या ट्रांस ब्यूटीन भी लिखा जा सकता है। बाज़ पास पेपर्स में वो 2E नहीं लिखा हुआ, ब्यूटीन भी लिखा हुआ है, कुछ पास पेपर्स में कुछ 2 करके भी लिखा हुआ है, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसकी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जो इसका अगला वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि डी पार्ट जो था इसका, उसमें ये था कि स्ट्रक्चर ऑफ ए इज गिवन, जो कि आइसोमर है C4H8 का, और आपने इसको दूसरा आइसोमर बनाना है, दोनों को डिस्टिंग्विश करना बताना है। ठीक है, अब डी पार्ट भी मैं इधर लिख रही हूँ ताकि सारा क्वेश्चन इसी पे कंप्लीट हो जाए। अब उससे जो स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है बच्चे, ये C4H8 है। ठीक है, अब C4H8 जो है वो बेसिकली उसने इस तरह से बनाया है। आप सबको पता है, हमने बिगिनिंग में पढ़ा था कि ये साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो साइक्लो एल्केन्स है उनका फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बिल्कुल एल्कीन की तरह होता है। इसका मतलब है अब मैं इसका आइसोमर बनाऊंगी अगर, तो मैं ये आइसोमर बना सकती हूँ, से ये बना सकती हूँ, बटवानीन बना सकती हूँ, बटोनिन बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ब्यूटीन बन गया, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरह का है। और ऑल्दो ये क्वेश्चन इससे नहीं पूछा हुआ, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि ये आइसोमर की कौन सी टाइप होगी, तो दिस मस्ट बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। फंक्शनल ग्रुप क्यों है? इसलिए क्योंकि इस केस में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज है,
और आप उनको केमिकल टेस्ट से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ओ लेवल्स में कि जो केमिकल टेस्ट हम यूज करते हैं इस केस में, वो हमारे पास क्या होगा कि आप एक्विस ब्रोमीन लोगे और ब्रोमीन नहीं लिखना है, एक्विस ब्रोमीन लिखना है। और एक्विस ब्रोमीन सिर्फ डबल बॉन्ड को डीकलराइज कर सकती है या ब्यूटीन को डीकलराइज करेगी एक्विस ब्रोमीन, और ब्रोमीन डीकलराइज होकर कलरलेस हो जाएगा। बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है शुरू में, और वो डीकलराइज होकर जो है वो चेंज हो जाएगा कलरलेस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने दिया था जो कि बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल से। अगर आपको थोड़ा सा इरिटेट करता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आप अपनी जो ए लेवल्स की बुक है, एएस की बुक है, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को एक दफा गो थ्रू कर लेना, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था ये मैं एक दफा दोबारा से सारा करा देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि जो क्रूड ऑयल है वो मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का और प्रोवाइड मेनी यूजफुल फ्रैक्शंस। आपके पास पूरी क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दी हुई है, फ्रैक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ है, और क्रूड ऑयल आपके पास है। सबसे पहले से पूछा हुआ है व्हाट हैज टू बी डन टू द क्रूड ऑयल बिफोर इट एंटर्स द कॉलम, ठीक है। कॉलम में एंटर करने से पहले क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप बताओगे कि क्रूड ऑयल को आप हीट करते हो 400 डिग्री सेल्सियस तक टू चेंज इनटू वेपर्स, वेपर्स में चेंज होता है, फिर फर्दर वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। तो इसका आंसर क्या था, इसको 400 450 तक हीट किया और टर्न इनटू वेपर बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉलम। कॉलम में ऐड करने से पहले इसको तकरीबन 400 450 तक आप हीट करते हो। अगला कॉन्सेप्ट ये था कि व्हाट ट्रेंड इन द स्ट्रक्चर इज देयर फ्रॉम फ्रैक्शन ए टू फ्रैक्शन एफ। अब आप देखो फ्रैक्शन ए सबसे पहले सेपरेट हो रही है, फ्रैक्शन एफ सबसे पहले सबसे लास्ट में सेपरेट हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर है कि जब जैसे आप नीचे जाते जाते हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में मूव करते हो, तो जो जितने जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे ये डिफरेंशिएट होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले सेपरेट होता है, जिसका सबसे ज्यादा होता है वो सबसे बाद में सेपरेट होता है, लेकिन उससे स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहा हुआ है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि जो फ्रैक्शन ए है उसके अंदर सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, है ना, और फ्रैक्शन एफ के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अगर आपको थोड़ा सा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का आइडिया है जो आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा था, तो आपने देखा था कि जो पहली फ्रैक्शंस निकलती हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से वो गैसेस होती हैं जिनको हम पेट्रोलियम गैसेस कहते हैं, या बाद में उनको एलपीजी के तौर पे लिया जाता है, लिक्विफाई कर देते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो पेट्रोलियम गैसेस आती हैं, उसके बाद फिर आपके पास पेट्रोल आता है, फिर मतलब लाइक नेफ्था आता है, फिर डीजल आता है, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल आता है, लास्ट में बिटुमेन आता है। जैसे जैसे नीचे मूव करते जाते हैं जो है बेसिकली होता क्या जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकली उसने स्ट्रक्चर कहा है कि व्हाट ट्रेंड इन द स्ट्रक्चर इज देयर फ्रॉम फ्रैक्शन एफ टू ए टू एफ, तो आपने बताना है कि मतलब लाइक नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं एज वी मूव फ्रॉम ए टू एफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसे बताया कि स्टेट द ट्रेंड इन टू प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रैक्शन फ्रॉम ए टू एफ। अब देखो जो प्रॉपर्टीज है ना, इट मस्ट बी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा सबसे पहला, अब ये दो मार्क का क्वेश्चन है और आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं बेसिकली। सबसे पहले आप बताओगे कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा ए टू एफ से, जैसे आप मूव करोगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आप कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के साथ साथ इनकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है। आई होप विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, लेकिन मैं चलो फिर भी बता देती हूँ। विस्कोसिटी बच्चे कहते हैं ईज टू फ्लो, मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं थिकनेस, ठीक है, लेकिन थिकनेस का वर्ड आपने यूज नहीं करना यहाँ पे। विस्कोसिटी होती है कि देखो जैसे पेट्रोल है वो कम विस्कस है, लेकिन जो डीजल है वो ज्यादा थिक है, ज्यादा विस्कस है। लुब्रिकेटिंग ऑयल और ज्यादा विस्कस है। तो आप बताओगे सबसे पहले कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा, विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होती जाएगी जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आई होप ये वाला समझ आ गया होगा सबको। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन बी पार्ट था वो ज्यादा लोगों को मुश्किल लग रहा था। इसमें से लिखा हुआ था कि जो नेफ्था फ्रैक्शन होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो C12H26 है और आपने उसको सेपरेट करना है और इथीन बनाना है और एक और प्रोडक्ट बनाना है, और उनकी जो रेशियो है वो 2:1 की होगी, ठीक है। ये मैं एक विजुअल लिख देती हूँ, आप सब लोग इसको जिन लोगों ने कर भी लिया है वो टैली कर लें अपना सारा, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो दोबारा से इसको देख लें, ठीक है। अब ये था C12H26, इसको आपने क्रैक किया और इथीन बनाया और साथ एक और फ्रैक्शन बनाई से, और इथीन और इसकी 2:1 की रेशियो है। 2 और 1 की रेशियो होने का मतलब है कि अगर इसकी 2 मोल्स है तो आपके पास इसका 1 मोल होगा। अब आप देखो टोटल आपके पास 12 हाइड्रोजन है, 2 2 4 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो पीछे यू आर लेफ्ट विद 8।
है ना। तो ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा लाइक से यहाँ पे आ जाएगा कितना रह जाएगा पीछे 18। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपके पास वो भी पूरे हो गए। ये देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 16 18 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप देखो इसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन भी पूरे हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। अब आपके पास बेसिकली क्या आया, दो प्रोडक्ट आए और 2:1 के रेशो में कैसे आया कि सबसे पहले मैंने इसको 2 बना दिया, ये आपके पास इथीन आ गया। ठीक है, और ये आपके पास ऑक्टेन आ गया। ऑक्टेन आपको पता है सब लोगों को कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेट्रोल का, जो गैसोलीन या जो पेट्रोल हम यूज करते हैं उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा चलो, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें ये था कि आपको सजेस्ट करना है यूज ऑफ इथीन और यूज ऑफ अदर प्रोडक्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इथीन आपने बताना है कि क्या यूज होता है इथीन का। इथीन का आप बता सकते हो सब लोग कि जो इथीन है वो बेसिकली यूज होता है लाइक इथीन अनसेचुरेटेड है और ये यूज होता है पोलिमराइजेशन में। ठीक है, पोलिमर्स बनाने के लिए यूज होता है। और पोलिमर क्यों बनते हैं इनसे, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है तो एडिशन पोलिमर्स जो है वो इससे बन सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन कहाँ पे यूज होता है, ये मतलब लाइक बेसिकली प्रेजेंट होता है इन पेट्रोल। ठीक है, एज अ फ्यूल यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज में आप लिखोगे एज अ फ्यूल। ठीक है, और फ्यूल क्यों यूज होता है, क्योंकि ये स्मॉल हाइड्रोकार्बन है, मतलब लाइक इस तरह हमने बताया था कि क्रैकिंग करने का एक और बड़ा पर्पस ये होता है कि ये स्मॉलर एल्कीन है। ठीक है, एंड मोर यूजफुल एज फ्यूल, और ज्यादा यूजफुल है एज फ्यूल। ठीक है, फ्यूल की फॉर्म में ज्यादा यूजफुल है क्योंकि छोटे जो हाइड्रोकार्बन हैं वो ज्यादा रेडिली बर्न करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में एज कम्पेयर टू बड़े हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा अब लास्ट इसका सी वाला पार्ट रह गया है कि बर्निंग हाइड्रोकार्बन causes a number of environmental problems. The products of internal combustion engine include oxides of nitrogen and oxides of carbon. Sulfur dioxide is byproduct of burning coal in power station. आपने बताना है कि explain how and why oxides of nitrogen are produced in the internal combustion engine. इसमें आप बताओगे बच्चे कि internal combustion engine में because of the हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इंटरनल कंबशन इंजन में क्यों बनते हैं ये मैं लिख देती हूँ सारा, आप इसकी एक दफा दोबारा से भी इसको कर लेना। तो आप लिखोगे इसका जो आंसर होगा, आप लिखोगे जो सी वाले का सबसे पहला वाला जो पार्ट है, सी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप सबसे पहले ये लिखोगे कि बिकॉज ऑफ high temperature in internal combustion engine, internal combustion engine में हाई टेम्परेचर होने की वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, या सिंपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिखो, कंबाइन टुगेदर। ठीक है, वो कंबाइन कर देते हैं और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके इवन आप नाइट्रोजन ऑक्साइड बना सकते हो, डाइऑक्साइड बना सकते हो, इट्स अप टू यू। और दूसरा आपने इंपॉर्टेंट बात ये लिखना है कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है एंड हैज हाई बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा, ये बॉन्ड टूटता नहीं है और बहुत जो है वो हाई टेम्परेचर पर टूटता है, या तो इंटरनल कंबशन इंजन में टूटता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, या लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म के दरमियान टूटता है। और सिमिलरली अगला पार्ट ये था कि राइट एन इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर में किस तरह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये पहला पार्ट था। ये सी का 2 पार्ट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसको मैंने बैलेंस कर दिया है, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ये जो सारी इक्वेशंस मैंने अभी लिखी हैं ये सब ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट था। इसमें हमने देखा कि इंटरनल कंबशन इंजन में नाइट्रोजन क्यों बनती है, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक अनलेस नहीं होता जब तक बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होता, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर या तो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर होता है, ठीक है, या आपका लाइटनिंग के दौरान होता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन में क्यों नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर क्यों जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन की हाई बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करें तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसमें अगर कोई और प्रॉब्लम हुई
तो आप मुझे बता देना। ये वर्कशीट मैंने 2 क्वेश्चन पहले थे जो सारा डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो वर्कशीट उस दिन पोस्ट की थी लाइक फर्स्ट को, ठीक है, वो सब लोग कंप्लीट कर लो ताकि जो है वो हम डिस्कस कर लें, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लें। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं आपको वो बता दूँ।